कई तरह के मोती पाए जाते हैं। गज में, वराह में, कई जगहों पर मोतियां मिलते हैं। लेकिन एक मोती ऐसा होता है जो हवाओं से बनता है, बादलों में बनता है। वो कभी जमीन पे नहीं आता, वो देवताओं के हाथ में ही रहता है। कभी कभी वो मोती छिटक कर धरती पे आ जाते हैं और वही मोती मेघ मोती कहलाता है, जो हर्षवर्धन बनता है। जब देश को आज़ादगी मिली तो उसके साथ देश की पार्टीशन भी हुई। मैं बात करता हूं कि अनडिवाइडेड इंडिया, और हर्षु जी का जन्म सिंध प्रांत में, जो अभी पाकिस्तान में है। हर्षु जी जब लगभग 10 बरस के होंगे तब वो आरएसएस में गए। I had met Mr. Harshu Advani in Sindh. During our RSS meetings, when he became the Pracharak for Shikarpur, from where I belong. But he has visited Karachi and there was a meeting, and there exactly I met him. He was quite young, maybe around 17 or 18 years old. पार्टीशन हुई तो सब लोग को जल्दी था इंडिया में वापस आने का उधर से, क्योंकि बहुत टार्चर होता था कि नहीं तो वो लोग सामान ले लेंगे, ये करेंगे, तो हमको इंडिया जाना है। हर्षु जी के माता पिता और एक भाई वह भारत में नहीं आए, वह तो जिब्राल्टर में वहाँ उनका व्यवसाय वगैरह कर रहे थे। मतलब भाई पिताजी वगैरह वहाँ होने के बाद भी भारत में आना, और इसलिए आना कि मुझे भारत के लिए काम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत आए तो अपने साथियों के साथ श्री जमटमल वाधवानी थे, श्री हरि आत्माराम थे। वह कोलाबा में किसी स्कूल के हॉस्टल में रहे। लगभग 1950 में वो चैम्बूर में आए, और एक बार चैम्बूर में आए तो वो चैम्बूर के हो गए। आरएसएस के स्वयंसेवक, स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, ऐसे उन्होंने एक टीम बना दी, और वो टीम के तो लीडर थे ही, वो टीम के रोल मॉडल थे। चैम्बूर कॉलोनी युवक मंडल नाम की एक संस्था उन्होंने बनाई, जिनके माध्यम से वो कार्य करते थे। लोग वहाँ पर प्रॉपर्टीज छोड़ के आए थे जिसके अगेंस्ट उनको क्लेम्स मिले थे यहाँ पर, और क्लेम्स के अगेंस्ट में यहाँ जगहें मिली थी। ओल्ड बैरक के बदले न्यू बैरक जब सरकार ने बनाई, तब वहाँ के निवासियों को कहा गया कि वह प्रीमाइसेस आप खरीद करो। सरकार ने यह निश्चित किया कि आपके जगहों की नीलामी होगी। सारी चैम्बूर की पब्लिक रोड पे आ गई, पुलिस आ गई। एक बार विस्थापित हुए लोग फिर विस्थापित नहीं होना चाहते थे, और हर्षु जी ने अपनी लीडरशिप के आधार पर गवर्नमेंट के अफसरों से नेगोशिएट किया, बातचीत की, और अंत में यह निर्णय निकाला गया कि जगहों की कीमत हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। और यह सुविधा जब मिल गई तब वह आक्रोश खत्म हुआ और वह समस्या का समाधान निकला। मेरे विचार से उस दिन एक मास लीडर
समाज के सामने आ गया। यही कारण थे कि जब 1961 में वो म्युनिसिपल कॉरपोरेटर की इलेक्शन में खड़े हुए तो लोगों ने इतना समर्थन दिया कि हाईएस्ट मार्जिन के साथ उनके इलेक्शन में जीत हो गई। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास में पहला सिंधी, पहला शरणार्थी चुनकर वहाँ पर पहुँचा। जब मैं दादर से चेंबूर की ओर चेंबूर नाके पे पहुंचा तो देखा एक जुलूस चला आ रहा है। तो भीड़ थी तो मैं बस से उतर गया। बस से उतर के मैं उस भीड़ में गया। वहाँ सबसे आगे मुझे हर्षु अडवाणी मिले। जब वो 1961 में पहले बार नगर सेवक बन गए तो मेरा और उनका परिचय हो गया। जनसंघ के लिए तो ये बात थी कि जनसंघ का पहला विधायक हर्षु जी थे 1967 में। उसके बाद वो 3-4 बार म्युनिसिपल कॉरपोरेटर रहे, विधान भवन में विधायक रहे, 1978 में मिनिस्टर रहे अर्बन डेवलपमेंट का, और अंत में 95 में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। एक चीज़ गौर करने की है कि मुंबई जैसे जगह में कोई व्यक्ति लगातार 3 बार कैसे जीत सकता है। इतना आसान नहीं है। एक के बाद यहाँ की पब्लिक उड़ा देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उदाहरण है। लेकिन यह व्यक्ति लगातार 3 बार और अच्छे मतों से जीता। आपको आश्चर्य लगेगा, इसके पहले 1957 में जब चुनाव हुआ था उस समय पर सारे मुंबई में भारतीय जनसंघ के केवल 2 लोग चुनकर आए थे। तो ऐसे मुंबई में एक सिंधी भाषिक चुनकर आता है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में लोग मधुमक्खियां लगी होती हैं, उस तरह से लोग उस ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे और हर्षु जी सबको लेटर देते थे, सबको। आज उस तरह का राजनीतिक हो या सामाजिक हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हुए उन्होंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, हॉस्पिटल हो, उसके लिए FSI बढ़ाई। उस समय देखिए म्हाडा, MMRDA जो आप देख रहे हैं, या ईस्टर्न फ्रीवे देख रहे हैं आज, या फिर BKC का निर्माण, BKC की कल्पना कि डायमंड मार्केट वहाँ जाना चाहिए, लोहा बाजार वहाँ जाना चाहिए, ट्रक टर्मिनस वडाला में आना चाहिए, क्योंकि कंजेशन ऑफ द सिटी साउथ मुंबई में कम हो। हर्षु जी का एक मत था कि समाज का उत्थान तब हो सकता है जब विद्यार्थी अच्छी तरह से एजुकेशन प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने एक लाइक माइंडेड लोगों की एक ग्रुप बना के विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, और विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के अंदर एक स्कूल का शुरुआत हुई। मुश्किल से 60 स्टूडेंट्स थे जब स्कूल में, और बाद में जब एक घरों में जाकर उन्होंने एडमिशन के लिए लोगों को घरों से बुलाने का प्रयास किया, और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और आज विवेकानंद की एडमिशन लेने के लिए लोग तरसते हैं। इस विद्यालय का नाम विवेकानंद नहीं था, तब इस विद्यालय का नाम परमानंद विद्यालय था, और इसका मैनेजमेंट भी परमानंद की फैमिली कर रही थी। I was appointed as a teacher in Sindhi medium to teach Sindhi in history and all that. Then next year he started junior KG English medium and gave me the responsibility that you look after the English medium grow up. हमको एजुकेशन की डिटेलिंग मालूम ही नहीं थी। हम तो ये समझते थे पुस्तक है, पढ़ाना है। एक बार हमारी क्लास चल रही थी, उसमें किसी कारण से टीचर जो हैं बच्चे को थोड़ा 2-4 थप्पड़ें लगा दी। उन दिनों में एक आम हुआ करता था। हर्षु जी की एक खासियत थी, कभी भी चलती हुई क्लास में ऐसे एंटर करना अवॉइड करते थे, और क्लास डोर का जो
एक रोशनदान होता है, उस रोशनदान से खड़े होकर दूर से देखते थे कि अंदर क्या चल रहा है। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद अशु जी ने वो इंसिडेंट देख लिया था, उस बच्चे की जो पिटाई हुई थी। अगले दिन से टू आवर सरप्राइज वो जो टीचर थे 7 दिन के लिए स्कूल से एब्सेंट थे। कुछ समय आगे जाके मालूम पड़ा कि उनको सस्पेंड किया गया था बिकॉज अशु जी हैड एक्चुअली नोटिस दैट इंसिडेंट। ये स्कूल इतना छोटा था कि हमारे पास एक पियोन था और वो एक पियोन भी आधा टाइम डिपार्टमेंट में रहता था, तो पियोन भी नहीं थे ज़्यादा। ऐसे ही हमारे पास क्लर्क नहीं थे ज़्यादा। आशु जी सब काम करते थे, अकाउंटेंट का, क्लर्क का, एकेडमिक्स भी देख लेते थे, सब कुछ देख लेते। आपको एक घटना बताती हूँ, हमारे स्कूल में फ़ैन नहीं था किसी भी कमरे में, और हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि फटाक से फ़ैन ले आओ और लगा। आज तो आपको फ़ैन इतने लगे मिल रहे हैं। तो आशु जी ने धीरे धीरे दान में फ़ैन लिए, हर एक क्लास में लगवाए। अपने कमरे में तब तक नहीं लगवाया जब तक सब कमरों में फ़ैन नहीं लगा। एक लेडी आया करती थी जिसके 3 बच्चे डेफ थे, और 3 बच्चे डेफ थे, तो उनको ऐसे लगा कि 7 बच्चे थे उनको, उसमें से 3 बच्चे डेफ थे। तो उनको लगा कि ये डेफ बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, एक स्कूल का निर्माण करना चाहिए जो डेफ एंड डम स्कूल होना चाहिए हो। तो उनको एक ट्विन प्लॉट मिल गया था कट्ठा, तो उसमें उन्होंने स्कूल खड़ा कर दिया। कोई भी विद्यार्थी 3 बार फेल हो जाता था तो उसका नाम काट दिया जाता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती थी कि नाम तो आपने काट दिया, वो बच्चा जाए कहाँ, आवारा बन सकता, कुछ भी। और वो फेल इसीलिए हो रहा है कि वो रेगुलर एजुकेशन में नहीं फिट हो रहा है। क्राफ्ट कोर्स करके एक चीज़ है, जैसे इसमें आपको रेडियो रिपेयर, रेफ्रिजरेटर रिपेयर, इस तरीके से कोर्सेज थे। वोकेशनल कोर्स सरकार ने जो दिए थे, बायफोकल जिनको आज हम बोलते हैं, उसके लिए मैं आशु से विधानसभा में मिलने गई थी, उसकी ग्रांट वगैरह के बारे में। तो आशु जी हाउस से आए तो उन्होंने बोला, भाई तुम लोग पॉलिटेक्निक खोलना चाहते थे ना? आई वॉज सरप्राइज। तो उन्होंने बोला, आज ही हम लोगों ने वाइट पेपर पास किया है सदन में, मैं आपको देता हूँ, अगर आपको खोलना है तो आप देखिए। पॉलिटेक्निक खोलने के बाद एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि इंजीनियरिंग कोई बड़ी बात नहीं है। 83 में हमने पॉलिटेक्निक खोली। एक बात लोगों को लगता है कि सिर्फ विवेकानंद आशु जी का, आशु जी बहुत सी संस्थाओं से जुड़े थे, बहुतों को मदद करते थे। श्री सनातन धर्म गवर्नमेंट स्कूल, मतलब एजुकेशन केवल यहाँ तक थी ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये उनका मेजर प्रोजेक्ट था। और आज इतने साल के बाद यहाँ 22,000 विद्यार्थी, अलग अलग प्रकार के, सभी प्रकार के महाविद्यालय, सभी प्रकार की भाषाओं के लिए अलग अलग स्कूल्स, ये सब जो निर्माण किया है, ये अतुलनीय काम उन्होंने किया है। 95 में जो इलेक्शन में लड़े, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, और फिर से वो बीमार हो गए। फिर से वो जसलोक हॉस्पिटल में गए, लेकिन उन्होंने बीमारी का ऐसा रूप हुआ कि ईश्वर की जो इच्छा थी तो उनका निधन हुआ। जब आशु जी का पार्थिव शरीर हमने चैम्बूर में लाया था, सारी चैम्बूर बंद हो गई, एक भी दुकान खुला हुआ नहीं था। वह जो बंद था वो लोगों की इच्छा के अनुसार था, किसी को बंद करवाया नहीं गया, बंद हो गया। और दुनिया भर के लीडर्स उपस्थित थे। मेरा अनुमान है कि लगभग 15-20 हज़ार लोग आशु जी का अंतिम दर्शन करने के लिए विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज के किसी हॉल में वहाँ पर आए थे। Hello, my name is Vishu Lala. I am trustee at Vivekananda Educational Society. Ashu ji had also established
social organizations such as Yuvat Mandal, Nari Shala, Stri Chetna, Deaf and Dumb School, etc. We trustee at Vivekananda have continued with the legacy which we received to impart value-based education to the students with emphasis on integrity, ethics, and holistic approach to the life. Our dedicated teaching and non-teaching staff are the backbone of our VS. They have helped us to grow. We have from crèche to school, graduate, postgraduate, PhD in engineering, pharmacy, management, and chemistry. Our total student strength is 22,000. I take this opportunity to thank one and all who have helped us in preparing this documentary on Karam Yogi Hashuji. Thank you.